हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशागर गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। घर पर हैं और खूब पढ़ाई कर रहे हैं। अब सेशन को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, एक अपील कि ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उन लोगों के साथ जो IBPS RRB PO या IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको भी ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। बढ़ जाते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं कि क्या है हमारे पास इस सेशन में आपके लिए खास। Kritika asked Parag that whether he knew what had happened the previous week when he was on leave. टाइमर के साथ जल्दी बढ़िए। कम ऑन, टाइमर गया। ठीक, अब समझिए क्या कह रहा है। सेंटेंस बात कर रहा है कृतिका आस्क्ड पराग। कृतिका ने पराग से पूछा कि अब ये जो सेंटेंस है ये किस वॉइस में चल रहा है? पैसिव वॉइस में चल रहा है, एक्टिव वॉइस में तो नहीं चल रहा। ठीक, कृतिका ने पराग से पूछा, क्या पूछा? दैट वेदर ही न्यू व्हाट हैड हैपेंड द प्रीवियस वीक। क्या वो जानता है कि क्या हुआ था पिछले हफ्ते जबकि वो छुट्टी पर थी, व्हेन शी वॉज ऑन लीव। देखिए, किसी भी सेंटेंस में यानी कि जब बात पैसिव की हो तो वहां पर दैट और वेदर दोनों एक साथ नहीं लग सकते। ठीक, दैट और वेदर एक साथ नहीं लग सकते क्योंकि दैट कंजंक्शन है और इफ और वेदर के साथ भी सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, पैसिव वॉइस में इनको लिंक किया जाता है। तो इसलिए कंजंक्शन दैट की बात नहीं होगी यहाँ पर किससे जोड़ेगा सेंटेंस? इफ या वेदर के साथ। ठीक, चलिए, आई होप आपको समझ में आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यानी कि पार्ट 2 में एरर है, वहां पर दैट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 107। टाइमर के साथ पढ़ना इज अ वेरी गुड हैबिट। Until Geetika does not go to the station to receive him, I can hardly feel at ease. जब तक गीतिका उसको रिसीव करने नहीं जाती स्टेशन पर, मुझे आराम नहीं मिलेगा या मुझे चैन नहीं मिलेगा। ओके, टाइमर चला गया। चलिए, अब देखिए, until और unless, मुझे आपको सिर्फ छोटी सी बात बतानी है कि until का मतलब होता है जब तक नहीं, सेम मीनिंग होता है unless का। ठीक, जब तक नहीं, इसमें खुद ही नहीं इंक्लूड होता है। until और unless के मीनिंग में खुद ही नहीं इंक्लूड होता है। आपको अपनी तरफ से नॉट, नो, नेवर सरीखे शब्दों को लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 बार नहीं बोलेंगे ना कि जब तक गीतिका नहीं जाएगी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना आप। इसलिए यहां पर जो लिखा है ना कि until दीपिका डज नॉट गो, ये सही नहीं बैठता। आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, पार्ट 2 एरर यही है कि यहां पर डज नॉट नहीं आएगा। अब डज से क्लियर हो गया कि सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में वर्ब को किस तरह से लिखना चाहिए? भाई किस तरह से लिखना चाहिए? गीतिका तो सिंगुलर पर्सन है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब को भी कैसे लिखना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। और प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर वर्ब कैसे बनता है? एस या ES लगाकर, तो गोज। Until दीपिका गोज टू स्टेशन, जब तक दीपिका स्टेशन नहीं जाती, गीतिका स्टेशन नहीं जाती उसको लेने, आई हार्डली फील एट, मुझे आराम महसूस नहीं होगा, मुझे बेचैनी होती रहेगी। बात समझ में आई कि until और unless के साथ आप कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। देखिए, पॉइंट्स छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। Mukesh did not know where they were going, nor could he understand why had they left so soon. छोटी सी हिंट दूं, बताएं दूं? पढ़कर देखिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस। टाइमर जा चुका है। ठीक, हमने कहा कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। कैसे? मुकेश डिड नॉट नो, मुकेश नहीं जानता था। सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, मेन वर्ब आ गई। सिंपल सेंटेंस चल रहा है। इंटरोगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड आगे होता, ना तो हेल्पिंग वर्ब आगे है और ना ही क्वेश्चन वर्ड आगे, यानी कि इंटरोगेटिव तो नहीं है। ठीक, अब क्या है? सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर
हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है। ठीक, अगर नॉट वर्ड होता है, नॉट भी अगर उसमें इंक्लूड होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। मुकेश डिड नॉट नो, मुकेश नहीं जानता था वेयर दे वर गोइंग, कि वो कहाँ जा रहे थे। नॉर कुड ही अंडरस्टैंड, ना ही वो समझ पाया वाई, कि क्यों। हैड दे लेफ्ट, कि वो गए क्यों। सो सून, कि वो इतनी जल्दी क्यों चले गए। अब ना तो वो उसे पता नहीं था कि क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, और ये भी नहीं पता था, वो ये भी नहीं समझ पाया कि इतनी जल्दी क्यों चले गए, है ना। तो समझ नहीं पाया, तो यहां पर ये वाई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये वो बता रहा है अपने स्टेटमेंट में कि वो समझ नहीं पाया। तो वाई, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट लगाइए, वाई दे, और फिर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर क्या लगेगा, मेन वर्ब लेफ्ट। वाई दे हैड लेफ्ट होगा, हैड दे लेफ्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। छोटी छोटी सी बातें सेंटेंस को एकदम गलत कर देती हैं। आई होप आपको समझ में आया। ओके, बढ़ चलते हैं अगला सवाल। हाँ, तो पार्ट 4 में एरर है, हेड दे नहीं आएगा, दे हेड आएगा। चलिए जल्दी से पढ़िए, एटलीस्ट मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। Anju said that her visit offered him an opportunity to study the working of an institution of such eminence as ours. ठीक, टाइमर जा चुका है। अब जितने लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया है, मैं कहूंगी कि बहुत ही सिंपल था, बहुत सिंपल था। आंसर चेक करने की भी कुछ लोगों को जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम तो बेसिक से पढ़ रहे हैं। आंसर चेक करते हैं। पार्ट 2 में एरर है, सिंपल सी एरर है। क्या आपको पता है, वोवल साउंड्स ए, ई, आई, ओ, यू, पहले तो वोवल्स और दूसरा वोवल साउंड्स। ठीक, वोवल और वोवल साउंड्स जितने भी होते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग, उनसे पहले एन लगता है, ए नहीं लगता। अब वोवल साउंड्स, जैसे आपको आवाज आई MBA, अब इंग्लिश में तो लिखा है M, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे आप, M। क्या रहा ये, A, M, A, यानी कि ये क्या है, वोवल साउंड है ना। तो वोवल साउंड या वोवल्स होते हैं तो उनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, N का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी से पहले क्या लगेगा, N लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, राइट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, और अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, टाइमर के साथ जल्दी से सॉल्व कीजिए, इनफैक्ट टाइमर से भी पहले सॉल्व कीजिए। While boarding, Janvi said that please convey my best wishes back to your parents. टाइमर जा रहा है, जल्दी से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्रेट। बस में या ट्रेन में चढ़ते हुए, वाइल बोर्डिंग, जानवी सेड, जानवी ने कहा कि प्लीज, कृपया मेरी बेस्ट विशेस अपने पेरेंट्स को कन्वे कर देना। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट विशेस के साथ कभी भी बैक का प्रयोग, आंसर चेक कर लीजिए, बिल्कुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि बैक इज अ सुपरफ्लुअस थिंग। कन्वे समथिंग टू समवन, फिर सुनिए, कन्वे समथिंग टू समवन, यानी कि कन्वे हर बेस्ट विशेस टू देयर पेरेंट्स। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बीच में कहीं पर भी बैक का प्रयोग नहीं होता। क्लियर, बात पक्की। आज के बाद कभी भी देखने को मिलेगा तो गलत तो नहीं करेंगे ना, प्रॉमिस कीजिए भाई, प्रॉमिस कीजिए कि अगर आज के बाद इस तरह की एरर देखने को मिलेगी तो कभी भी गलत नहीं करेंगे, राइट, प्रॉमिस। तो फिर ठीक है, बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The sailor present at the conference said that the call of the seas have always found echo in him. कॉन्फ्रेंस में एक सेलर प्रेजेंट था, उसने कहा द कॉल, ध्यान से, टाइमर गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया, लोगों ने अपना दिमाग चलाया, सोचा, जोर दिया, आंसर भी निकला। क्या निकला कि पार्ट 3 में हैव ना आकर हैज आएगा।
ठीक, क्यों आएगा? लिखा तो सीज है, फिर क्यों हैव नहीं आया, हैज आया, क्यों? इसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी की एरर होती है। प्रॉक्सिमिटी मतलब आसपास की चीज़ें जो प्रॉक्सिमिटी में थे, आपके नियर बाय थी, कि आपने पास वाला सब्जेक्ट को देखकर समझा कि यही सब्जेक्ट था, जबकि सब्जेक्ट ये नहीं था। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी हो गई। आपने इसको सब्जेक्ट समझ के प्लूरल वर्ब लगा दिया, राइट? लेकिन सब्जेक्ट क्या है? द कॉल ऑफ द सीज। सीज का कॉल, द कॉल ऑफ द सीज। हैज, कॉल यहां पर एक सब्जेक्ट है, ठीक? यानी कि सीज का कॉल, समुंदर का कॉल, हैज ऑलवेज फाउंड एको इन हिम। ध्यान रखिएगा, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी पर 80% स्टूडेंट फेल हो जाता है। 80% स्टूडेंट फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो भूल जाता है एग्जाम के प्रेशर में कि उसका सब्जेक्ट क्या है। वो देखता है कि अच्छा ठीक है, ये तो प्लूरल वर्ब है, फटाक से उठा के प्लूरल सब्जेक्ट है, फटाक से उठा के प्लूरल वर्ब लगा दो। नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। छोटी सी एरर होती है, इतना टाइम नहीं लेगी, ठीक है? चलिए, उन 80% का पार्ट आप मत बनिएगा। हार्डली आई हैड लेफ्ट पुणे फॉर अहमदाबाद व्हेन माई बेस्ट फ्रेंड अराइव विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन। एरर है इसमें, लग रही है आपको एरर? ध्यान से पढ़िए। कमन कमन, आधा टाइमर हो जाए ना, तुरंत एरर पर लग जाए ग्रेड ढूंढने उसे। ओके, ठीक। एक छोटी सी बात, कुछ भी कहने से पहले एक छोटी सी बात। क्या? हार्डली कैसा एडवर्ब है? कैसा एडवर्ब है? ना के बराबर। इसका मीनिंग होता है ना के बराबर। स्कार्सली, ठीक। रेयरली, ठीक, नेगेटिव सेंस देते हैं। बेयरली, ठीक। रेयरली हैड आई सीन हिम, कभी मैंने उसे शायद देखा हो, मतलब बहुत मुश्किल है कि मैंने उसे देखा हो, मुझे पता नहीं कि मैंने उसे कब देखा है। रेयरली हैड आई सीन हिम, ठीक। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली। सेल्डम, ठीक है, या सेल्डम से स्ट्रक्चर बनते हैं, सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर, ये भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक। या नेवर, या ऑन नो कंडीशन। ये सारे के सारे जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, ठीक, ये सारे के सारे जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, जब भी कभी भी सेंटेंस की शुरुआत इनसे होगी, जब भी, ठीक, तो इनके बाद हमेशा इन्वर्जन होगा। Now, what is this new thing inversion, ma'am, that you are talking about? Exactly. नहीं पता होता तो पूछता है ना, ठीक। इन्वर्जन होगा मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। जब कभी भी आपको ये नेगेटिव वर्ब सेंटेंस स्टार्ट करते हुए दिख जाए तो हेल्पिंग वर्ब इनके तुरंत बाद लगा दीजिएगा और सब्जेक्ट को इसके बाद लगाइएगा, ठीक। यानी कि पहले नेगेटिव एडवर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ठीक। हमेशा ही ऐसा कीजिएगा, कुछ और मत कीजिएगा। आई होप ये बात का प्रॉमिस रख रहे हैं आप और ये बात समझ रहे हैं, और आपको अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आता है, अच्छी बात है। नहीं पता है तो उसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का मन करता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन फिर शाम तक इसका नोट ज़रूर बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है कि हम नोट्स के तहत अपने सारे रूल्स को एक तरफ इकट्ठा करके लिख लें, ठीक है। तो आई होप आपको एरर मिल चुकी है। कितने लोगों को एरर मिल गई है भाई? कितने लोगों को मिल गई? आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, पार्ट 1 में ही एरर है। क्या एरर है? ये तो रहा हार्डली, उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। यानी कि हार्डली हैड आई, आई हैड नहीं होगा, क्या होगा बल्कि हार्डली हैड आई, ठीक। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फॉर यू क्या है? टाइमर के साथ पढ़ने की आदत। According to the latest article published in the newspaper, the population of Mumbai is greater than any other city in India. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है मुंबई की। Exactly. That's the fact. टाइमर समाप्त। ठीक, देखिए दो चीज़ों का कंपैरिजन है। द पॉपुलेशन ऑफ
द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई की पॉपुलेशन, मुंबई की जनसंख्या, ठीक, इज, है, ग्रेटर, ज्यादा, देन, कंपैरिजन हो रहा है तो देन तो लगना ही लगना है, देन एनी अदर, वो भी ठीक हो गया, सिटी। अब सिटी का पॉपुलेशन से अगर हम कंपैरिजन कर दें तो क्या ये बात सही है? जब कभी भी कंपैरिजन करा जाता है तो हमेशा सेम चीजों में किया जाता है, सेम एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है, कभी भी डिफरेंट एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन नहीं होता। मतलब स्टूडेंट का स्टूडेंट से कंपैरिजन होगा, स्टूडेंट का टीचर से कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक। रेसर का यानी कि एक रनर का रनर के साथ कंपैरिजन होगा, रनर का फुटबॉल प्लेयर के साथ कंपैरिजन नहीं होगा। क्रिकेटर का कंपैरिजन क्रिकेटर के साथ करते हैं, टॉपर का कंपैरिजन टॉपर के साथ करते हैं। मेरी माने तो मैं तो बिल्कुल बोलूँगी आप यूनिक हैं, आपका कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल होता तो है, ठीक। तो अगर किया भी जाता है, ठीक, सिटी का कंपैरिजन सिटी के साथ करेंगे, स्टेट के साथ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, मुंबई की पॉपुलेशन, देन एनी अदर सिटी, मुंबई की पॉपुलेशन का सिटी के साथ कंपैरिजन। क्या ये बात सही है? क्या आप पॉपुलेशन का कंपैरिजन सिटी से करेंगे? हाँ या ना भाई, हाँ या ना? ये दोनों सेम चीजें हैं क्या? नहीं ना, सिंपल सी बात है ना। मुंबई की पॉपुलेशन का किसी और सिटी की पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे मुंबई की पॉपुलेशन का जयपुर की पॉपुलेशन से, मुंबई की पॉपुलेशन का कहीं और की पॉपुलेशन से, पुणे से, कहीं से भी, ठीक, कहीं की भी पॉपुलेशन से। तो अब उसने कहा कि द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, तो इसलिए ये गलत है। तो सही क्या होना चाहिए भाई? इसका मतलब, इसका सिंपल सा वर्जन बनना चाहिए देन दैट ऑफ। ये दैट क्या बता रहा है? पॉपुलेशन को इशारा कर रहा है, आपने दोबारा से पॉपुलेशन नहीं लिखा। देन कंपैरिजन हुआ दैट ऑफ एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी में कोई भी सिटी हो सकती है, ऑफ की जगह ऑफ आ गया, बस पॉपुलेशन की जगह क्या लगा? दैट लगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको सिमिलर चीजों में कंपैरिजन करना हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है देन दैट ऑफ। देन तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, बाकी दैट ऑफ होता है। क्लियर हो गया? इसलिए यहां पर देन एनी अदर सिटी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब क्लियर है कि मुंबई की पॉपुलेशन और किसी और सिटी की पॉपुलेशन, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से पूछिएगा, मैं पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ये आ गया आपका टाइमर। इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई डिड द एमिनेंट लीडर ऑफ द पार्टी लेफ्ट द पार्टी इन 2019। बहुत ज्यादा मुश्किल है ये बताना। सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव या सिंपल? बहुत बड़ा हिंट, बहुत बड़ा क्लू। टाइमर समाप्त, ठीक, इट्स गॉन। अब देखिए, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। सिंपल सेंटेंस है, ना तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ना ही क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। सिंपल सी बात है ना। क्यों, क्या, कब, कैसे, कहा, ना तो यहां से शुरू हो रहा है या कैसे, कुछ किसी चीज से शुरू नहीं हो रहा है ना। डिड के साथ, इज के साथ, क्या ऐसा है? ऐसे भी शुरू नहीं हो रहा। अच्छा, अब पता चल गया कि ये सेंटेंस कैसा है। सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नहीं है। सिंपल सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यही होता है ना। क्या अब आपको एरर मिल गई? अगर हाँ तो कुदोज, एरर थी पार्ट 2 में। क्या थी? था कि पार्ट 3 में, इनफैक्ट पार्ट 3 में क्या कि आपको डिड रिमूव करना है, ठीक। क्यों करना है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए यहाँ पर हमको चाहिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टू एक्सप्लेन करना कि क्यों
why the eminent leader of the party left the party in 2019. ठीक, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपने कोई सवाल नहीं पूछा कि आपको पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर हेल्पिंग वर्ब मिले, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो यही बात आपसे की गई है कि पार्ट 3 से डिड रिमूव कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट में तो सीधे सीधे V2 लगता है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात होती तो हेल्पिंग वर्ब भी लगाते, लेकिन पास्ट में तो सीधे सीधे क्या लगता है? V2 लगता है। ठीक, तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई द एमिनेंट लीडर, सब्जेक्ट आ गया, ऑफ द पार्टी, पार्टी के। अब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी ऊपर लग चुका है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या? अब मेन वर्ब क्या हो गया? क्योंकि पास्ट टेंस में जब आप सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। जैसे ही वेंट टू द ऑफिस, यही तो होता है। ठीक, तो वही किया है कि द एमिनेंट लीडर ऑफ द पार्टी लेफ्ट। अगर कुछ इस तरह से बनाते कि द एमिनेंट लीडर ऑफ द पार्टी वेंट, तो वेंट बनता। यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आता ना सिंपल पास्ट में, इसलिए नहीं बनता जब आप सिंपल पास्ट का एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो, इसलिए यहाँ से डिड को रिमूव किया गया है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। Yesterday, Sarika was reminded of an old saying that honesty was the best policy and that she had better be honest in her work. Universal truths, जानते हैं ना? यूनिवर्सल ट्रूथ्स। टाइमर जा रहा है, क्विक, जल्दी से ट्राई कीजिए। ओके, नाउ द टाइमर हैज गॉन। कल सारिका को इस बात, एक ओल्ड सेइंग जो है रिमाइंड कराई गई कि ऑनेस्टी वॉज। क्यों? क्या अब ईमानदारी एक बेस्ट पॉलिसी नहीं है? हाँ या ना? ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, सार्वभौमिक सत्य, आप रहें, मैं रहूं, हमारी जनरेशन्स आगे आ जाएं और हमसे पीछे की जो जनरेशन्स हैं, किसी के लिए नहीं बदलते, वो हमेशा सच रहते हैं। सूरज जहां से उगता है वहीं से ही उगेगा, राइट? इसलिए अगर ये बात सच है कि ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है तो वो हमेशा ही रहेगी, इसलिए यहाँ पर वॉज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इसका प्रयोग होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ्स हमेशा और हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, कभी भी पास्ट टेंस में लिखे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टी तो हमेशा ही एक बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगला सवाल। और अगले सवाल के लिए मैम टाइमर दे दीजिए जल्दी से। सुनीता सेड दैट गुलिवर्स ट्रेवल्स आर द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी दैट आई हैव एवर रेड। सुनीता ने कहा कि गुलिवर्स ट्रेवल्स सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग स्टोरी है, मैंने अब तक जितनी भी स्टोरीज पढ़ी उनमें से। मिल गया आंसर? वंस अगेन, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी 80% स्टूडेंट के चांसेस हैं कि वो कर देंगे, पर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप नहीं करेंगे। ठीक, देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ नेम ऑफ द बुक, ठीक, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं, इज अ नेम ऑफ अ बुक। और बुक का नाम, ताजमहल का नाम, जगह का नाम, वो किसी भी तरह से लिखे, उनकी इच्छा, लेकिन वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। किसी का नाम प्लूरल कैसे हो सकता है? भाई मेरा नाम माधवी है, माधवी कैसे प्लूरल हो जाएगा? तो गुलिवर ट्रेवल्स इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो वो बुक का नाम है, और वो हमेशा और हमेशा कैसा लिखा जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। तो बिल्कुल ठीक, पार्ट 2 में एरर है। और क्या एरर है? पार्ट 2 में ये एरर है कि आर ना आकर इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल की बात हुई है। राहुल भाई, इनका तो नाम सुना ही होगा आपने। राहुल reassured his parents at the station, don't worry, I will stay very nice at the hostel. राहुल हमेशा काम रहते हैं, है ना? टाइमर आ चुका है, जल्दी। ओके, देखिए,
राहुल ने अपने पेरेंट्स को रेस्ट अश्योर किया, ठीक, उनको आराम दिलाया, उनको भरोसा दिलाया स्टेशन पर और कहा डोंट वरी, परेशान मत होइए, आई विल स्टे, स्टे मैं रहूंगा, वर्ब मैं रहूंगा, वेरी नाइस एट द हॉस्टल, स्टे वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? नाइस। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है बताइए? एडजेक्टिव करता है या एडवर्ब करता है? चलिए बताइए, एडजेक्टिव करता है या एडवर्ब करता है? क्लियर है, एडवर्ब करता है। इसलिए आंसर क्या है? पार्ट 4 में नाइस ना कर क्या आएगा? नाइसली। आई विल स्टे वेरी नाइसली एट द हॉस्टल, मैं हॉस्टल में बहुत अच्छी तरह से रहूंगा, डोंट वरी, परेशान मत होइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टे वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है और जनरली जिन शब्दों के लास्ट में एल लगा होता है वो एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। एक मोटी सी पहचान बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वे अनुज इज बिहेविंग ही विल सून स्पिल द बीन्स, आई एम क्वाइट अफ्रेड। जिस तरह से अनुज बिहेव कर रहा है वो जल्दी सब बात बता के रख देगा। आई एम क्वाइट अफ्रेड, बहुत डर लग रहा है या मैं बहुत डरी हुई हूँ। टाइमर भी गया, मैं भी डरी हुई हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे पाया होगा कि नहीं। ओके, चेक कर लेते हैं। क्या पार्ट 2? ओके, विल लिखा है तो विल तो है उसमें, क्या करना है? यस, रिमूव ही, यहां से ही रिमूव करना है, ठीक है। जिस तरह से अनुज बिहेव कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है? वंस अगेन एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, अनुज की बात नहीं चल रही है। द वे, तरीका, तरीका बता देगा। तरीका विल सून स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब रिवील कर देना, खुलासा कर देना, सब कुछ जाहिर कर देना। द वे अनुज इज बिहेविंग विल सून स्पिल द बीन्स, जल्दी ही क्या कर देगा? स्पिल द बीन्स कर देगा, जल्दी ही खुलासा कर देगा। एंड आई एम क्वाइट अफ्रेड, और मैं काफी डरी हुई हूं, ठीक है। समझ में आ गया? इसलिए यहां पर ही नहीं लगेगा क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अनुज की बात चल रही है, मैं कह रही हूं कि यहां पर सब्जेक्ट समझने की कोशिश करिए। द वे, जिस तरीके से अनुज बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से, वो तरीका खुलासा कर देगा बात का, और मैं इसलिए काफी डरी हुई हूं, ठीक है। इसलिए यहां पर ही जो है वो सुपरफ्लुअस है। आप एरर कर सकते हैं, 80% स्टूडेंट एरर कर देता है, लेकिन अब आप करेंगे नहीं क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट को पकड़ना है, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी नहीं करनी है। ओके, next question, most of the developing countries find it difficult to cope up with the problems created by technologically advanced and developed countries. वो तो है, चाइना ने देख लीजिए पूरे वर्ल्ड का क्या कर दिया। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं भाई। आंसर ओके कुदस, क्या आंसर है? आंसर ये है कि कोप अप विद कुछ नहीं होता। कोप अप विद कुछ नहीं होता, कोप विद होता है। कोप विद मीन्स डील, ठीक, अच्छे से डील कर लेना, अच्छे से डील विद द प्रॉब्लम्स या इश्यूज, अच्छे से प्रॉब्लम से निपट लेना, अच्छे से इश्यूज का सामना कर लेना, ठीक है। बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बहुत मुश्किल होती है उन कंपनीज से निपटना जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, है ना। जाहिर सी बात है, हम लोग को भी प्रॉब्लम ही हो रही है, अमेरिका से भी होती है, चाइना भी कर रहा है ना, तो होता है। तो बात समझ में आई कि कोप अप विद कुछ नहीं होता। कोप विद इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू डील विथ, राइट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? After seeing the yesterday's incident, people blamed Gauravendra for being a coward person. टाइमर गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या समझ लीजिए,
कल के इंसिडेंट को देखने के बाद लोगों ने इल्जाम लगाया कि गौरवेंद्र कायर पुरुष है, और कायर पुरुष कावड़ को ही कहते हैं। कायर पुरुष कावड़ को ही कहते हैं, उसके आगे पर्सन लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक सुपरफ्लुअस टर्म है। जैसे आपने कहा ना कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड बैक, गलत, वो भी सुपरफ्लुअस है और ये बात भी सुपरफ्लुअस है कि आप कावड़ के साथ पर्सन लगाएं। नहीं, कावड़ का खुद का मतलब होता है डरपोक इंसान, डरपोक आदमी। उसी तरह से कावड़ को आप कायर पुरुष भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे पर्सन लगाने की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस है, रॉन्ग है, जरूरत नहीं है, तो यूज भी नहीं करना है। नेक्स्ट, ओके, आज की 15 क्वेश्चंस का सेशन समाप्त हो चुका है और आपको पता चल गया कि हम क्वेश्चन नंबर 120 तक खत्म कर चुके हैं। अगर आप हमसे आज ही जुड़े हैं तो पीछे के जितने भी पुराने सेशंस आ चुके हैं आप उसके लिए एग्जाम नीति के एरर डिटेक्शन की सीरीज बिल्कुल देख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड टिल देन, हैप्पी डे।